आज हम कुछ नया करेंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि कुछ नया करोगे तो कुछ नया पाओगे। इस बार हम विक्रम बेताल की स्टोरी सुनेंगे। आज तक हम हमारी मातृभाषा गुजराती में रीडिंग करते आए। हमारे इस ग्रुप का एक उद्देश्य है कि हम लोग नियमित रीडिंग करें, हमारे में एक आदत बन जाए। इसलिए हम रोज का 10 मिनट का रीडिंग करते हैं। तो बस यही हम आगे बढ़ाएंगे। और इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है। हमें अपने हिसाब से न्याय लिखना है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति ने ये नहीं किया होता तो ये सिचुएशन ही खड़ी नहीं होती, यहाँ इसकी यहाँ गलती है। सब कुछ हम अपने हिसाब से लिखेंगे। सिर्फ मन की कसरत पे हमारा ध्यान होना चाहिए। मन की कसरत के लिए ही हम ये रीडिंग करते हैं और इसमें ऐसे मोरल लिखते हैं, न्याय लिखते हैं। आज 14वां दिन है। अब कल हमने देखा कि बात की तो तक जाना चाहिए। राजा होशियार था तो उसने अपना काम कर दिया और सही फैसला कर दिया। एक बार राज्य में अकेले ही चिरंदेव को शिकार कर राजा ने अकेले ही चिरंदेव को शिकार करने के लिए भेजा। शिकार की तलाश में वह जंगल में बहुत ही अंदर तक चला गया। कुछ दूर और चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसने वहीं पर अपना डेरा डाल दिया। सोचा कि जब कोई जानवर पानी पीने आएगा तो वह उसका शिकार कर लेगा। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद उसे वहां एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखाई दी। उसे देखते ही चिरंदेव उस पर मोहित हो गया। उसे एक टक निहारता ही रह गया। चिरंदेव को यूं अपनी ओर देखते हुए वो मुस्कुरा दी और उससे उसके बारे में पूछा। मैं इस राज्य का राजा गुणाधीश का सेवक चिरंदेव हूँ और उनकी आज्ञा से यहाँ शिकार करने के लिए आया हूँ। परंतु तुम कौन हो? चिरंदेव ने पूछा। वह कन्या कुछ न बोली, केवल मुस्कुरा दी। चिरंदेव ने से न रहा गया। उसने जिज्ञासावश तुरंत उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, किंतु पहले तुम इस तालाब में नहाकर आओ। बस इतनी सी बात है, मैं अभी नहाकर आता हूँ, कहकर चिरंदेव अपने वस्त्र उतारे और उन्हें किनारे पर रखकर तालाब में कूद गया। तालाब में कूदते ही उसे आभास हुआ कि एक अन्य कन्या उसे पकड़कर तालाब में नीचे और ले जा रही है। उसने उसे पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैं जल परी की दासी हूँ और तुम्हें उन्हीं के पास ले जा रही हूँ, उस कन्या ने उत्तर दिया। चिरंदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा, अब क्या हो सकता है। उसने सब कुछ भाग्य के हवाले कर दिया। कुछ देर बाद उस कन्या ने उसे छोड़ दिया। वो तालाब से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि वहां उसके वस्त्र आदि तो पड़े हैं, परंतु यह वह तालाब नहीं था जिससे उसने डुबकी लगाई थी। वह कन्या भी अब यहाँ नहीं थी जिसने उसे तालाब में नहाने को कहा था, बल्कि वहां एक दूसरी ही सुंदर कन्या खड़ी थी। उसके वस्त्र पहने धनुष बाण उठाया और उस कन्या को देखने लगा। वह कन्या बोली, मैं तुम्हें जल परी के पास ले जा रही हूँ। तुम मुझे रास्ते में चलते हुए चुप रहना, किसी से कुछ न कहना। ध्यान रखना, यदि तुम कुछ भी बोले तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जलपरी तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे पार करने हैं। प्रत्येक दरवाजे पर द्वारपाल तुम्हारा परिचय पूछेगा, पर तुम्हें बोलना नहीं है। चिरंदेव चुप रहा और उस जल कन्या के साथ साथ चलने लगा। 6 दरवाजे तक तो चिरंदेव चुप रहकर पार कर लिया, परंतु चिरंदेव ने चुप रहकर पार कर लिया। पर 7वें दरवाजे के पास पहुंचकर उसके साथ चलने वाली जल कन्या न जाने कहाँ गायब हो गई। उसे कुछ समझ में न आया कि क्या करे। वो दरवाजे पर खड़े द्वारपाल को देखने लगा। उससे पर उससे बोला कुछ नहीं, सीधा आगे बढ़ गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चिरंदेव अंदर चला गया। अंदर जाकर ही नजर एक और दरवाजे पर पड़ी, जिसके ऊपर एक नर मुंड लटक रहा था। चिरंदेव को देखकर यह नर भयानक अट्टहास्य करने लगा। मूर्ख प्राणी, तूने अपनी मौत को बुलावा दिया है। जलपरी से मिलने की उम्मीद छोड़ दे और भाग जा यहाँ से। हा हा हा। नर मुंड से खड़खड़ाती आवाज आई। चिरंदेव को कुछ भी समझ में न आया कि वह क्या करे।
कुछ सोचने के बाद उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर बहुत बड़ा कमरा था, सामने ही खाली सिंहासन पड़ा हुआ था। तभी वहां पर एक जल कन्या प्रकट होकर बोली, चिरंदेव निसंकोच चले आओ, जल परी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहाँ है जल परी? चिरंदेव बोल पड़ा, तुम इस सिंहासन पर बैठ जाओ, यह तुम्हें जल परी तक पहुंचा देगा। चिरंदेव तुरंत उस सिंहासन पर बैठ गया। बेचते ही सिंहासन चिरंदेव सहित अपने स्थान से अदृश्य हो गया। जब प्रकट हुआ तब सिंहासन के सामने एक और बड़ा सिंहासन रखा था, जिस पर वही कन्या बैठी थी जिससे चिरंदेव ने विवाह का प्रस्ताव रखा था। उसे सामने देखकर चिरंदेव एकाएक स्तब्ध हो गया। तुम यहाँ क्या? तुम जल परी हो? हाँ। क्या अब भी तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? मेरा निर्णय एकदम अटल है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है और है एक और सर पर मेरी एक शर्त और है। यदि मैं उसे पूरा न करूं तो फिर मुझसे विवाह करने का विचार छोड़ना पड़ेगा। मुझे स्वीकार है। मेरे साथ चलो। चिरंदेव जलपरी के साथ चल दिया। दोनों एक झील के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचकर जलपरी ने कहा, इस झील के स्थान में स्नान करके जाओ। चिरंदेव ने तुरंत अपने वस्त्र उतारे, झील में कूद गया। झील की गहराई में जाकर वह वापस बाहर आया तो वह अपने ही नगर में एक नदी में निकला। बाहर आकर उसे नदी के किनारे अपने वस्त्र मिले, जो उसे उस झील में कूदने से पूर्व किनारे पर रखे थे। उसने वस्त्र पहने, सामान समेटकर वापस महल में आ गया। राजा ने उसे देखते ही पूछा, कमाल है, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? इतने दिनों चिरंदेव को पता ही न चला कि वह इस माया जाल में कितने दिनों तक फंसा रहा। उसने राजा को सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। राजा ने यह निर्णय किया कि वह भी उस मायावी तालाब को अवश्य देखेगा। अगले दिन चिरंदेव द्वार बताए गए स्थान की ओर चल दिया और राजा गुणाधीश भी अगले दिन चिरंदेव द्वारा बताए गए स्थान की ओर चल दिया। राजा गुणाधीश घने जंगलों को पार करते हुए आखिर वो तालाब उसे मिल ही गया। जैसा ही चिरंदेव ने बताया था, उसे वहां एक सुंदर कन्या मिली। आइए महाराज, मैं जानती हूँ आप इस नगर के राजा हो। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं जो कहूँगा तुम उसे मानोगी? अवश्य ही, मैं वचन देती हूँ। अब सोचना है कि स्त्री जब किसी को पसंद आ जाती है, किसी भी पुरुष को, तो वो उसके लिए कुछ भी करता है। वो 2 बार तालाब में जाता है, नहाता है, फिर भी अब तक उसे मिली नहीं है। तो अभी हमें सोचना है कि आगे क्या होगा। तुम मेरे सेवक चिरंदेव से विवाह कर लो। आपके सेवक से? क्या मैं आपकी योग्य नहीं हूँ? मैं योग्यता की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सेवक तुम्हें पसंद करता है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे सेवक से ही विवाह करना पड़ेगा। अब सोचना है। देखो, राजा कितना अच्छा है कि अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अपने सेवक के बारे में सोच रहा है। वो भी इंसान में होना चाहिए कि जो हमारे बारे में सोचता है उसके बारे में हमें भी सोचना चाहिए। कई बार कैसा होता है कि जैसे हम किसी के बारे में सोचते हैं, उसको मदद करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो उसे अपना हक समझ के ले तो लेता है, लेकिन उसके प्रति उसकी कुछ फर्ज है वो नहीं समझता है। हमारे जीवन में ये गुण होना चाहिए कि सिर्फ लेना नहीं है। उसने हमेशा से सेवक है, चलो सेवक यानी नौकर, तो नौकर का तो फर्ज बनता है, उसको सौन मिल रही है, लेकिन उसके वजह उसकी इंसानियत का एक नाता है, एक नैतिकता है कि भी उसको पसंद है वो लड़की से मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। राजा भी ऐसा होना चाहिए कि अपनी सेवकों की रक्षा करता है और रिस्पेक्ट भी करता है। राजा में ये गुण होना चाहिए। तो अभी राजा तो इतना अच्छा है, सेवक भी इतना अच्छा है, लेकिन जल परी क्या करती है वो हमें देखना है। वो तो राजा को वचन दे चुकी थी कि हमें क्या करना है, राजा को वचन दे चुकी थी, अतः वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती थी। राजा ने चिरंदेव और जलपरी का विवाह करवाया कि नहीं करवाया, करवा सके कि नहीं करवा सके, वो हम कल सोचेंगे। हम लोग पूरी स्टोरी को जैसे क्या है, नैतिकता क्या कर सकते हैं, उन लोगों में कौन से अच्छे गुण है, वो सब देखना है। जलपरी में भी गुण है कि नहीं, वो अपना वचन दिया है तो उसे पूरा करती है कि नहीं।
वो सब देखना है। कुछ क्या है चीजें ऐसे स्टोरी में ऐसा लगता है कि कुछ मायावी है सब। ये दरवाजा खुल गया अपने आप से, 7 दरवाजे आए, इस तालाब में गया और कहीं और जगह से निकला। वो क्या है, स्टोरी को रोमांचक बनाने के लिए है, ऐसा हम सोचेंगे। जैसे हम लोग अभी बच्चे क्या है कि बोलते हैं कि सही ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन कार्टून में क्या होता है, कुछ भी सही है क्या? तो हम वैसे ही इसे सोचेंगे और उसमें कुछ जो सत्य लग रहा है और वो कोई गुण है इंसानियत के, तो उसमें सोचेंगे कि ये देखो कितनी अच्छी बात है कि राजा भी अपने सेवक के बारे में सोचता है। और हम अपना मत लिखेंगे कि भाई जलपरी विवाह करेगी कि नहीं करेगी, इसका एंड क्या होगा वो अपने हिसाब से हम लिखेंगे और कल देखेंगे कि एंड क्या है। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, अपने हिसाब से अपना न्याय सुनाना है, मन की कसरत पे ध्यान देना है।